Welcome friends. I gonna to tell you about extremism, terrorism and separatism. आइना हिंदी। सबसे पहले आज हम आपको उग्रवाद, आतंकवाद और अलगाववाद के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक वर्ड के बारे में हम समझते हैं, वाद। जैसे किसी भी शब्द के अंत में अगर वाद लगा हो तो वहाँ पर उन शब्दों का मतलब होता है एक विचारधारा से रिलेटेड, उनका संबंध एक किसी स्पेसिफिक विचारधारा से होता है। तो यहाँ देखिए 3 शब्द लिखे हैं हमने, उग्रवाद, आतंकवाद और अलगाववाद। तो हम यहाँ समझने का प्रयास करते हैं इन तीनों शब्दों में क्या विभिन्नता है और क्या समानता है, क्या ये तीनों शब्द एक दूसरे से इंटरलिंक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं एक वर्ड उग्रवाद। तो उग्रवाद समझने से पहले ये समझ लीजिएगा, ये तो हमने आपको बता ही दिया है कि वाद मतलब होता है विचारधारा। तो उग्र, जैसे ये वर्ड लिखा है उग्र, यहाँ से तो आपको समझ में ही आ गया उग्रता का भाव। तो उग्रता के भाव मतलब यहाँ से आप ये समझ लीजिए, एक्सट्रीमिज्म में सबसे प्राथमिक बात और जो ध्यान देने वाली बात ये है कि जब हम किसी भी विचारधारा का विरोध करते हैं, वो जैसे मान लीजिए अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, जैसे हमारे यहाँ अंग्रेज़ आए और उस समय जो भी शासन व्यवस्था थी तो हमारे क्रांतिकारियों ने उसका विरोध किया। ये विरोध ही एक प्रकार से उग्रवाद कहलाता है। उग्रवाद मतलब ये मान लीजिए कि एक वैचारिक संघर्ष है और ये अनएक्टिव होता है। यहाँ पर ये अनएक्टिव होता है, यहाँ मान लीजिए कि इसमें हिंसा नहीं जुड़ी हुई होती है। उग्रवाद की ये विशेषता ये है कि यह शासन के खिलाफ एक विचारधारा की लड़ाई होती है, विचारधारा का संघर्ष होता है, लेकिन यहाँ हिंसा प्रेजेंट नहीं होती है। तो सबसे पहले समझते हैं उग्रवाद। अब हमें यहाँ पर देख लीजिए, ये लिखा है वैचारिक संघर्ष एंड आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पर जो वायलेंस है अनएक्टिव है, यहाँ पर लोग अनएक्टिव है, यहाँ पर कोई किसी प्रकार का वायलेंस नहीं होता है। अब इसी से अगला वर्ड, जब वैचारिक संघर्ष में यहाँ जब तक अनएक्टिव है तो ये मान लीजिए उग्रवाद है। अब जैसे ही इसमें वायलेंस जुड़ता है, वैचारिक संघर्ष के साथ साथ जब उसमें हिंसक गतिविधियाँ भी जुड़ जाती हैं और हिंसक गतिविधियों के साथ वो वैचारिक संघर्ष आगे बढ़ने लगता है, तो वह स्थिति हमारी आतंकवाद की कहलाती है। अब आतंकवाद की स्थिति ऐसे हो सकती है, जैसे मान लीजिए किसी भी विचारधारा को लेके, जैसे मान लीजिए किसी देश में, किसी राष्ट्र में या किसी क्षेत्र में एक विशेष धर्म का शासन है। जैसे मान लीजिए कि हिंदू धर्म का शासन है, तो कुछ उसी क्षेत्र में, उसी टेरिटरी में कुछ लोग नॉन हिंदू भी रहते हैं, जैसे मुस्लिम। तो उनकी विचारधारा ये होगी कि हमारा जो शासन हो वो इस्लामिक होना चाहिए। तो वो उनकी विचारधारा और हिंदू की विचारधारा दोनों में मतभेद होगा और यहाँ पर एक संघर्ष उत्पन्न होगा, जिसे हम वैचारिक संघर्ष कहेंगे। तो यहाँ तक संघर्ष तक तो ये उग्रवाद था, लेकिन जैसे ही हमने इसमें वायलेंस एक्टिविटी लाई, हिंसक गतिविधियाँ जोड़ी, तो क्या कहलाएगा हमका आतंकवाद। जैसे आप लोगों ने देखा ही होगा आतंकवाद में, चलिए यहाँ से समझ लीजिए वैचारिक संघर्ष प्लस वायलेंस। अब ये आतंकवाद की स्थिति हो गई। अब आता है अलगाववाद। अब अलगाववाद की स्थिति ऐसे होती है, जैसे मान लीजिए जब वैचारिक संघर्ष प्लस हिंसा भी जुड़ जाए और वहाँ रहने वाले, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का जन समर्थन भी मिल जाए, तो हम उसे क्या कहेंगे, अलगाववाद। अलगाववाद मतलब सेपरेटिज्म। अब ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए अलगाववाद को अब आप ऐसे मान लीजिए जैसे कि हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, और या तो आप जम्मू कश्मीर में देखते होंगे, यहाँ ज़्यादातर हमें हमेशा संघर्ष देखने को मिलता है नॉर्थ स्टेट में। यहाँ देखिए बात ये है कि जैसे मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट स्टेट में हम देखते हैं, तो जैसे मान लीजिए आप अपने क्षेत्र में हैं, जो भी आपका क्षेत्र है,
अब वहाँ दूसरे राज्य के आदमी या बाहर से कोई आदमी आता है और आपके शासन व्यवस्था पर और जो संसाधन है, शासन व्यवस्था और संसाधन पे अपना प्रभुत्व स्थापित करता है, तब ऐसी स्थिति में वहाँ की जनता के बीच में एक असंतोष की भावना उत्पन्न होती है और वह असंतोष की भावना हिंसक गतिविधि का रूप ले लेती है और सभी वहाँ के सामूहिक हिंसक प्रवृत्तियाँ होती, जैसे आप लोग देखते होंगे कि जम्मू कश्मीर में लोग हिंसा करते हैं और एक अलग देश की मांग करते हैं। मणिपुर में आप लोग देखते होंगे। तो यहाँ पर क्या था, वहाँ के लोग एक अलग ही राज्य की मांग कर रहे थे। तो ये बताता है क्या, अलगाववाद। तो हम ऐसे समझें, अब मान लीजिए जैसे कि आपके क्षेत्र में कोई आया और आपके क्षेत्र का जो भी संसाधन था उसका दोहन करता है और दोहन करने के बाद अब वहाँ के प्रशासन पे भी अपना प्रभुत्व स्थापित करता है। मान लीजिए कि आपको वो अप्रत्यक्ष तौर पे गुलाम बना रहे हैं। तो अलगाववादियों की ऐसी विचारधारा होती है कि ये जो संसाधन है और यहाँ का जो प्रशासनिक क्षेत्र है, इन पे जो अधिकार होना चाहिए वह अधिकार हमारा होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए हम लोग देखते हैं ज़्यादातर जो संघर्ष हमें दिखता है, छत्तीसगढ़ में दिखेगा आपको, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में भी दिखेगा, जैसे मणिपुर, छत्तीसगढ़, कश्मीर। तो यहाँ पर मेन मुख्य बातें ये थी कि जो हिंसक गतिविधियाँ होती हैं, तो यहाँ के लोग यह चाहते हैं कि यहाँ का जो रिसोर्सेज जो भी संसाधन है उसका प्रयोग उनके द्वारा किया जाना चाहिए, ना कि किसी स्पेसिफिक राष्ट्र के द्वारा, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि यहाँ की संपत्ति उनके पूर्वजों की है। तो इस हिसाब से उन पर अधिकार, उनका प्राथमिक अधिकार उनका होता है। तो लेकिन इसलिए ऐसी विचारधारा को रखते हुए वो एंटी नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ भी करते हैं, गैर सरकार विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर यही समझने की बात है, उग्रवाद कोर पॉइंट है। उग्रवाद में जैसे ही हिंसा जुड़ती है वो आतंकवाद का रूप ले लेती है और आतंकवाद में जब जन समर्थन मिलता है तो वो अलगाववादी की स्थिति होता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको यहाँ तक की बातें समझ में आया होगा जी।